एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब लगभग हर दफ्तर में कभी ना कभी ऐसा देखने को मिलता ही है। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत आम बात है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। माहौल एकदम गंभीर है। हर कोई अपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में घुसा हुआ है या कागजों में उलझा है। और तभी और तभी अचानक बॉस की नजर घूमती है और वो सीधे किसी ऐसे व्यक्ति से एक बहुत ही जटिल सवाल पूछ लेते हैं जिसने उस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। बेचारा। है ना? उस पल उस व्यक्ति के दिमाग में आखिर क्या होता है? एकदम सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की बत्ती पूरी तरह से गुल हो रही हो। जो इंसान आम बातचीत में बहुत स्मार्ट है, वो अचानक एक शब्द भी नहीं बोल पाता। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प और सार्वभौमिक अनुभव है। मतलब हम सबने इसे कभी न कभी महसूस किया है। जीव विज्ञान की भाषा में इसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है। फ्रीज रिस्पॉन्स। हाँ, असल में होता ये है कि जब हम पर अचानक ध्यान केंद्रित होता है, तो हमारा दिमाग उसे एक सामाजिक खतरे के रूप में दिखता है। अच्छा। एक खतरे की तरह। बिल्कुल। और जो जानकारी थोड़ी देर पहले तक दिमाग में बिल्कुल साफ थी, वो इस खतरे के एहसास के कारण अचानक ब्लॉक हो जाती है। हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में किसी शिकारी के सामने फ्रीज होना शायद जान बचाने का तरीका रहा हो। हाँ, वो छिपने वाली बात। सही कहा। लेकिन आज के कॉरपोरेट बोर्डरूम में ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आता। और यही वो बिंदु है जहां से हमारे आज की ये गहन चर्चा शुरू होती है। आज हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स की किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर का सारांश का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि बहुत ही शानदार किताब है। बिल्कुल। और किताब में वो बताते हैं कि ये अचानक सुन्न पड़ जाना कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का डिफॉल्ट डिजाइन है। आज का हमारा मिशन इसी डिजाइन को समझना और उसे हैक करना है। और हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे बिना किसी तैयारी के तुरंत और प्रभावी ढंग से बोला जा सकता है। चाहे वो कोई मुश्किल इंटरव्यू हो, अचानक पूछा गया सवाल हो या कोई सामाजिक बातचीत, कोई भी व्यक्ति जो इन स्थितियों में घबरा जाता है, उसके लिए आज की चर्चा बहुत काम की होने वाली है। तो ये चर्चा हर उस इंसान के लिए एक टूलकिट की तरह काम करेगी जो ऐसी स्थितियों में अपनी बात मजबूती से रखना चाहता है। किताब में लेखक ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है कि आखिर बिना तैयारी के बोलने में हमें इतना डर क्यों लगता है। क्यों लगता है? इसका जवाब हमारी क्षमता में नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता या माइंडसेट में छिपा है। हम इंसानों की एक गहरी फितरत होती है। कौन सी फितरत? हर चीज को पूरी तरह से दोष रहित या परफेक्ट करने की चाहत। अरे हाँ, परफेक्शन की ये चाहत तो बचपन से ही हमारे अंदर डाल दी जाती है। बिल्कुल। जब अचानक कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, तो दिमाग में एक ही अलार्म बज रहा होता है कि सब कुछ बिल्कुल सही बोलना है। एक भी व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिए, आवाज में लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। और सच तो ये है कि यही परफेक्ट होने का भारी दबाव हमें सबसे ज्यादा डरा देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब कोई व्यक्ति परफेक्शन के पीछे भागता है, तो उसके दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खुद का मूल्यांकन करने में खर्च हो जाता है। मतलब वो खुद को ही जज करने लगता है। बिल्कुल। इंसान का सारा ध्यान इस बात पर होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे हाथ कहाँ हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे विज्ञान में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी लगता है ना? जब दिमाग का इतना सारा हिस्सा आत्म मूल्यांकन में लगा रहेगा, तो जाहिर है कि मुख्य मुद्दे पर बात करने के लिए दिमागी क्षमता कम पड़ ही जाएगी। लेखक का कहना है कि हमारा असली मकसद सही होना या परफेक्ट होना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? हमारा मकसद लोगों के साथ जुड़ाव बनाना, यानी कनेक्शन स्थापित करना होना चाहिए। परफेक्शन के बजाय कनेक्शन। ये बात मुझे एक बहुत ही शानदार उदाहरण की याद दिलाती है। इसे एक बड़े लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के नजरिए से देखते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना करें कि एक खचाखच भरे स्टेडियम में एक मशहूर रॉक स्टार स्टेज पर पूरे जोश में गा रहा है। अचानक किसी लाइन में उससे एक सुर थोड़ा सा गलत लग जाता है, या वो गिटार का एक कॉर्ड मिस कर देता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपने बाल झटकता है, मुस्कुराता है और दर्शकों की तरफ माइक कर देता है। तो क्या उस समय दर्शक उस एक गलत सुर की वजह से शो छोड़कर चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो और जोर से गाने लगते हैं। एकदम सही। वे तो उस अनुभव का, उस ऊर्जा का आनंद ले रहे होते हैं। वे इस कलाकार के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एनालॉजी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट करती है। दर्शक कभी भी एक रोबोटिक, एकदम दोष रहित प्रदर्शन नहीं देखने आते। हाँ, वो कोई मशीन थोड़ी देखने आए हैं।
वे एक मानवीय अनुभव का हिस्सा बनने आते हैं। किताब भी यही तर्क देती है कि छोटी मोटी गलतियों से किसी की बात का वजन कम नहीं होता, बल्कि सच कहूं तो ये गलतियां इंसान को ज्यादा वास्तविक और रिलेटेबल बनाती हैं। लोग आपसे जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा ध्यान पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति पर केंद्रित हो कि उसे क्या चाहिए, उसकी चिंताएं क्या हैं, तो खुद पर से ये दबाव अपने आप हट जाता है। शांत रहकर अपनी बात को पूरा करना कहीं ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हर शब्द एकदम परफेक्ट हो। तो ये तो हो गई माइंडसेट की बात। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है। वो क्या? माइंडसेट बदलने से विचार तो बदल जाएंगे, लेकिन शरीर का क्या? उस घबराहट का क्या करें जो अचानक बोलने से ठीक पहले शरीर में महसूस होती है? वो शारीरिक प्रतिक्रिया। हाँ, पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पेट में वो अजीब सी हलचल होना। किताब के अनुसार ये पूरी तरह से सामान्य है और इससे खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, ये एक जैविक सच्चाई है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। जब भी हम किसी अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण स्थिति में होते हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया देगा ही। तो हम उसे रोक नहीं सकते। इस शारीरिक प्रतिक्रिया को दबाने या खत्म करने की कोशिश करना स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसलिए लेखक इसे खत्म करने के बजाय इसे एक अलग रूप में देखने की सलाह देते हैं। अलग रूप में? मतलब कैसे? वे कहते हैं कि इस शारीरिक अवस्था को डर या एंग्जाइटी मानने के बजाय इसे उत्साह या एक्साइटमेंट के रूप में रिफ्रेम करना चाहिए। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा। जी कहिए। क्योंकि ये बात ना बहुत से लोगों को, और खुद मुझे भी, थोड़ी अव्यावहारिक लगती है। अच्छा। हाँ, मतलब जब किसी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा हो कि सीने से बाहर आ जाए, हाथों से पसीना छूट रहा हो, गला एकदम सूख रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि बस यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो कोई खुद को ये कैसे समझा सकता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं तो बस उत्साहित हूं? मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लगता है। क्या ये अपने ही दिमाग को धोखा देने या खुद से झूठ बोलने जैसी बात नहीं है? मतलब ये सुनने में एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन तो लगती है, लेकिन असलियत में क्या ये काम करती है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है। पहली नजर में ये सचमुच खुद को एक झूठी तसल्ली देने जैसा लगता है ना? लेकिन यहाँ विज्ञान एक बहुत ही अलग और ठोस कहानी बताता है। अगर हम शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी की गहराई में जाएं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। और वो क्या है? हमारे शरीर के लिए डर और उत्साह, इन दोनों के शारीरिक लक्षण एकदम समान होते हैं। एक जैसे? मतलब बायोलॉजिकल स्तर पर दोनों भावनाएं एक ही हैं? काफी हद तक। असल में दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये शरीर का इमरजेंसी अलार्म है। अलार्म? हाँ, चाहे सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए या फिर एक कमरे में 50 लोगों के सामने अचानक कुछ बोलना पड़े, शरीर का अलार्म एक ही तरह से बजता है। और शरीर को फर्क नहीं पता? बिल्कुल नहीं। एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन खून में दौड़ने लगते हैं। दिल तेजी से खून पंप करने लगता है ताकि मांसपेशियां और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है ताकि शरीर इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण ज्यादा गर्म ना हो जाए। संक्षेप में कहें तो शरीर बस किसी बड़ी कार्रवाई के लिए ऊर्जा पैदा कर रहा है। तो मतलब शरीर सिर्फ ऊर्जा बना रहा है, उसे ये नहीं पता कि स्थिति अच्छी है या बुरी? एकदम सही पकड़े। शरीर ने अपना काम कर दिया। अब यह हमारे दिमाग के कॉग्निटिव हिस्से पर निर्भर करता है कि वो इस ऊर्जा को क्या नाम देता है। हाँ, तो नाम हम देते हैं। हाँ, अगर दिमाग उस पल में भविष्य के बारे में सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो इस ऊर्जा को खतरा या डर मान लेता है। और अगर हम कुछ और सोचें तो? अगर हम सचेत रूप से अपने दिमाग को वर्तमान में लाएं और खुद को ये बताएं कि ये खुद को साबित करने का एक शानदार अवसर है, तो वही शारीरिक ऊर्जा उत्साह का रूप ले लेती है। वाह! इसे मनोविज्ञान में अराउजल कॉन्ग्रुएंस कहा जाता है। इसलिए जब कोई खुद को उत्साहित कहता है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, वो बस अपने शरीर की ऊर्जा को एक नई सकारात्मक दिशा दे रहा होता है। यार, ये तथ्य सचमुच नजरिया बदलने वाला है। मतलब हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है कि हम इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम उसे गलत समझकर सोच लेते हैं कि हम खतरे में हैं। बिल्कुल, यही तो गड़बड़ है। अगर उस समय एक गहरी सांस ली जाए और सारा ध्यान वर्तमान क्षण पर लाया जाए, तो उस घबराहट को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही रिफ्रेमिंग का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में रहने का मतलब है इस पल में मौजूद ऊर्जा को स्वीकार करना, न कि भविष्य की किसी काल्पनिक परिणाम से खौफजदा होना। चलिए, शरीर की ऊर्जा को एक दिशा मिल गई। अब सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है अपना जवाब बोलना। यहीं पर एक कैच है।
कैसा कैच? किताब यहाँ एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। मैट अब्राहम्स का कहना है कि तेजी से सोचने और प्रभावी ढंग से बोलने की असली शुरुआत बोलने से नहीं होती, बल्कि सुनने से होती है। सुनने से? अचानक बोलने वाले टॉपिक में सुनने की बात? हाँ, ये शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि थिंक फास्टर का मतलब है कि दिमाग में एक सुपर कंप्यूटर फिट हो जाए जो पलक झपकते ही शब्दों की झड़ी लगा दे। हाँ, लोग यही तो चाहते हैं। लेकिन प्रभावी संचार इस तरह काम नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक टेनिस मैच से जोड़कर देखता हूँ। अच्छा, बताइए कैसे? मान लीजिए एक खिलाड़ी टेनिस कोर्ट पर खड़ा है। ठीक है। अगर वो अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रहा है कि उसे अपना रैकेट कैसे पकड़ना है, उसका फुटवर्क कैसा होना चाहिए, या वो कौन सा शानदार बैकहैंड शॉट मारेगा जिससे दर्शक तालियां बजाएंगे, वो बस खुद पर फोकस कर रहा है। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है कि सामने वाले खिलाड़ी ने गेंद किस दिशा में, कितनी गति से और किस स्पिन के साथ मारी है। तो नतीजा क्या होगा? वो पक्का शॉट मिस करेगा। बिल्कुल, वो कभी भी सही शॉट नहीं मार पाएगा। उसका रैकेट बस हवा में घूमेगा और गेंद कहीं और ही चली जाएगी। ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाती है। देखिए, बातचीत में भी अक्सर यही होता है। कैसे? जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा होता है या कोई सवाल पूछ रहा होता है, तो लोग अक्सर उसे गहराई से सुनने के बजाय अपने दिमाग में अपना रैकेट घुमा रहे होते हैं। मतलब अपना जवाब सोच रहे होते हैं? हाँ, वे अपना उत्तर तैयार करने में इतने व्यस्त होते हैं कि सामने वाले की असल बात ही मिस कर जाते हैं। इसे हम डीप लिसनिंग की कमी कह सकते हैं। तो इसे हम सुनने के लिए सुनना नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनना कह सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे जरूरी चीज है। कॉन्टेक्स्ट से आपका क्या मतलब है यहाँ? जब कोई कुछ बोलता है तो वह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहा होता। उन शब्दों के पीछे एक भावना होती है, कोई छिपी हुई चिंता होती है या कोई विशेष आवश्यकता होती है। एक अंडरलाइंग मैसेज होता है। बिल्कुल। जितना बेहतर हम उस संदर्भ को समझेंगे, हमारा जवाब उतना ही सटीक, प्रासंगिक और प्रभावशाली होगा। और अगर हम संदर्भ ही ना समझें तो? अगर सवाल की जड़ को ही नहीं समझा गया, तो चाहे कितनी भी शानदार शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, वो उस स्थिति के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेहतरीन वक्ता बनने की पहली शर्त एक बेहतरीन श्रोता बनना है। 100%। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातचीत की पूरी गुणवत्ता को बदल देता है। अब मान लेते हैं कि सामने वाले की बात को गहराई से सुन लिया गया है और उसका संदर्भ भी पूरी तरह से समझ में आ गया है। हाँ, अब जवाब देने की बारी आती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में इतने सारे विचार एक साथ आ जाते हैं कि समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, और बातें पूरी तरह से उलझ जाती हैं। बिल्कुल। ये एक और बहुत ही आम समस्या है जिसका सामना लोग बिना तैयारी के बोलते समय करते हैं। जानकारी की कमी नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को पेश करने का कोई क्रम या ढांचा नहीं होता। तो इसका समाधान क्या है? बिना किसी ढांचे के बोलने से बातें लंबी, दिशाहीन और उबांग हो जाती हैं। इसीलिए किताब विचारों को तुरंत और बिना उलझाए शब्दों में पिरोने के लिए कुछ स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क का उपयोग करने की सलाह देती है। हाँ, किताब में 2 बहुत ही उपयोगी स्ट्रक्चर दिए गए हैं। आप पहले वाले के बारे में बताइए। पहला है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट, यानी व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। इसमें 3 चरण होते हैं। ठीक है। सबसे पहले व्हाट, यानी तथ्य बताएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर सो व्हाट, ये बताएं कि वो तथ्य क्यों महत्वपूर्ण है या उसका असर क्या है। और आखिरी था और प्रभावशाली है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो अक्सर बिजनेस या सेल्स में काम आता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट। इसमें क्या होता है? इसमें पहले समस्या को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, फिर उसका समाधान पेश किया जाता है और अंत में उस समाधान से होने वाले फायदे को समझाया जाता है। इन दोनों में से पहला वाला व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट मुझे बहुत ही बहुमुखी लगता है। हाँ, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे दफ्तर के एक साधारण से उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑफिस के कॉरिडोर में उसका बॉस रोकता है और अचानक पूछता है कि नए प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। अरे, ये तो रोज का काम है। हाँ, अब अगर वो मैनेजर बिना किसी स्ट्रक्चर के बोलेगा तो शायद कुछ ऐसा कहेगा, प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, लेकिन वेंडर ने अभी तक कच्चा माल नहीं दिया है और मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए, और डिज़ाइन टीम ने भी अपना काम कल ही खत्म किया है। बाप रे,
ये पूरा जवाब विचारों की एक खिचड़ी बन गया है जिससे बॉस को कुछ स्पष्ट समझ नहीं आएगा। इस जवाब में कोई दिशा नहीं है और ये केवल भ्रम पैदा करता है। लेकिन अगर वही मैनेजर व्हाट सो व्हाट नाउ को इस्तेमाल करे तो जवाब कैसा होगा? बहुत अलग होगा। देखिए, व्हाट यानी तथ्य। प्रोजेक्ट का डिजाइन पूरा हो गया है, लेकिन वेंडर की तरफ से कच्चा माल आने में 2 दिन की देरी हो रही है। एकदम स्पष्ट। सो व्हाट यानी महत्व। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रोडक्शन लाइन अगले 48 घंटे तक रुकी रहेगी, जिससे हम अपनी फाइनल डेडलाइन मिस कर सकते हैं। इससे बॉस को गंभीरता समझ आ गई। और अंत में नाउ व्हाट यानी एक्शन पॉइंट। इसलिए मैंने आज दोपहर 2 बजे वेंडर और अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ताकि हम कोई बैकअप प्लान तैयार कर सकें। वाह, ये जवाब स्पष्ट है, सटीक है और सुनने वाले को पूरा भरोसा दिलाता है। है ना? जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये रूपांतरण बहुत ही प्रभावशाली है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें कि ये स्ट्रक्चर इतना कारगर क्यों है, तो इसका कारण ये है कि ये हमारे दिमाग के लिए एक कॉग्निटिव जीपीएस की तरह काम करता है। जीपीएस की तरह? थोड़ा और स्पष्ट करें, ये दिलचस्प लग रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बिना मैप या जीपीएस के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाता है, तो उसे हर चौराहे पर यह सोचना पड़ता है कि दाएं मुड़ना है या बाएं। हाँ, और इससे बहुत थकान होती है। बिल्कुल, इससे दिमागी थकान होती है और भटकने का डर रहता है। विचारों के मामले में भी ऐसा ही है। लेकिन जब व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट जैसा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो दिमाग को एक रास्ता मिल जाता है। मतलब उसे पता होता है कि कहाँ जाना है। हाँ, उसे पता होता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, मध्य में क्या जोड़ना है और रुकना कहाँ है। दिलचस्प बात यह है कि ये श्रोता के दिमाग के लिए भी उतना ही मददगार होता है, क्योंकि वे एक तार्किक क्रम में जानकारी ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है। पूछिए। क्या ये व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट जैसे फ्रेमवर्क हमें थोड़ा रोबोटिक नहीं बना देंगे? रोबोटिक? हाँ, मतलब अगर कोई इंसान हर बातचीत में, हर सवाल के जवाब में सिर्फ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करे, तो क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि वो रटा रटाया ज्ञान बांट रहा है या कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये फ्रेमवर्क कोई सख्त स्क्रिप्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक मचान या स्कैफोल्डिंग की तरह है। जैसे एक इमारत बनाते समय बाहर मचान लगाया जाता है जो इमारत को आकार देता है, लेकिन इमारत पूरी होने के बाद वो मचान दिखाई नहीं देता। ये एक अच्छा नजरिया है। या फिर इसे एक जैज म्यूजिशियन की तरह सोचें। एक जैज म्यूजिशियन स्टेज पर जाने से पहले संगीत के सारे नियम और स्केल सीखता है। हाँ, वो खूब प्रैक्टिस करता है। वह उन ढांचों का अभ्यास करता है और उसी ढांचे की वजह से वह स्टेज पर इतनी बेहतरीन और स्वतंत्र इम्प्रोवाइजेशन कर पाता है। यह स्ट्रक्चर विचारों को कैद नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने के लिए एक सुरक्षित रास्ता देता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। स्ट्रक्चर आजादी देता है। चलिए, हमारे पास अब एक मजबूत ढांचा आ गया है जी, लेकिन इसे पेश कैसे करना है, इसमें स्पष्टता कैसे लानी है, ये अगला बड़ा कदम है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सही बात तो कहते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे अनावश्यक शब्द डाल देते हैं कि मुख्य बात का असर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। संचार की दुनिया में कम शब्दों में बड़ी बात कहना, जिसे हम ग्रेविटी या ब्रेविटी कहते हैं, एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला सबके पास नहीं होती। सही कहा। किताब इस बात पर विशेष ध्यान दिलाती है कि बोलते समय आ, लाइक, मतलब जैसे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, जिन्हें हम फिलर वर्ड्स कहते हैं। असल में ये फिलर वर्ड्स तब आते हैं जब हम बोलते बोलते अगला वाक्य सोच रहे होते हैं। हाँ, दिमाग उस वक्त प्रोसेस कर रहा होता है। दिमाग बफर कर रहा होता है और वो उस खाली समय को भरने के लिए इन आवाजों का सहारा लेता है। इसके अलावा लोग अक्सर सीधे मुद्दे पर आने के बजाय एक बहुत लंबी भूमिका बांधने लगते हैं। इसीलिए इन आदतों को तोड़ने के लिए लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। किताब में इस कला को निखारने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प अभ्यास या प्रैक्टिस ड्रिल सुझाए गए हैं। हाँ, उनमें से 2 अभ्यास मुझे बहुत ही व्यावहारिक लगे। कौन से? पहला अभ्यास है वस्तु का वर्णन या ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें करना ये होता है कि आसपास रखी किसी भी साधारण सी चीज को उठाएं, जैसे एक पानी की बोतल या एक स्टेपलर। ठीक है, और फिर? और इस पे पूरे 1 मिनट तक बिना रुके, बिना कोई भूमिका बांधे और बिना या आ कहे बोलना है। ओहो, ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। लगता है ना? लेकिन इसे करके देखने पर पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है।
लगातार बिना फिलर्स के बोलना दिमाग की अच्छी खासी कसरत करवा देता है। मैं मान सकती हूँ। और दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा अभ्यास है अपने दोस्तों या सहकर्मियों से कहना कि वे अचानक कोई भी रैंडम सवाल पूछें अच्छा। और आपको तुरंत उन स्ट्रक्चर्स जैसे व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट का इस्तेमाल करके जवाब देना है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है खुद को टेस्ट करने का। ये पूरी प्रक्रिया मुझे जिम में जाकर कसरत करने जैसी लगती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। किताब भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि बोलने की कला कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है, जिसे रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। हाँ, जैसे कोई एक दिन जिम जाकर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके बाइसेप्स बन जाएंगे, उसी तरह प्रभावी संचार भी रातों रात नहीं आता। इसके लिए दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रोजाना की प्रैक्टिस से मजबूत करना पड़ता है। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही सशक्त और आशावादी निष्कर्ष है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि बेहतरीन वक्ता पैदा होते हैं, उनके पास कोई जादुई करिश्मा होता है। लेकिन विज्ञान और मैट अब्राहम्स की ये किताब ये साबित करती है कि प्रभावी बातचीत और अचानक सवालों के बेहतरीन जवाब देना पूरी तरह से सीखी जा सकने वाली एक स्किल है। कोई भी इसे सीख सकता है। बिल्कुल। जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है, वैसे ही मुश्किल समय में अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को संभालना, गहराई से सुनना और विचारों को एक स्पष्ट ढांचे में ढालना भी सीखा जा सकता है। इसके लिए बस सही तकनीक और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का एक निचोड़ निकालें, तो वो 4 मुख्य स्तंभों पर टिका है। वो 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, परफेक्शन की उस अवास्तविक चाहत को छोड़ें और सामने वाले के साथ एक मानवीय कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें। बिल्कुल। दूसरा, घबराहट के समय अपनी शरीर के अलार्म सिस्टम को समझें और उस ऊर्जा को डर मानने के बजाय एक नई चुनौती के लिए उत्साह के रूप में देखें। एक्साइटमेंट की तरह। हाँ। तीसरा, अपना जवाब तैयार करने की जल्दबाजी को रोकें और सुनने के लिए सुनें, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। डीप लिसनिंग बहुत जरूरी। और चौथा, अपने विचारों को भटकने से रोकने के लिए व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट जैसे मजबूत मानसिक ढांचों का उपयोग करें और जाहिर है इन सब की रोजाना प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत ही स्पष्ट और समग्र सारांश है। शांत रहना, ध्यान से सुनना और अपनी बात को एक दिशा देना ही इस किताब का मुख्य मंत्र है। सही कहा। ये केवल कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। ये नजरिया वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इस किताब ने संचार को लेकर हमारी कई पुरानी धारणाओं को वैज्ञानिक तर्कों के साथ तोड़ा है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इन ढांचों और तकनीकों को लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जरा इस बारे में सोचिए। अगर अचानक बिना तैयारी के स्पष्ट बोलना सिर्फ एक सीखी जा सकने वाली कला है, कुछ फ्रेमवर्क्स और अभ्यास का नतीजा है, हाँ, तो क्या हमारी आज की इंटरव्यू प्रक्रियाएं और मूल्यांकन प्रणालियां सच में सबसे योग्य और चतुर लोगों को चुन रही हैं? ओहो, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम अनजाने में सिर्फ उन लोगों को पुरस्कारित कर रहे हैं जिन्होंने व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट्स जैसे ढांचों को बहुत अच्छे से रट लिया है और अपनी घबराहट को हैक करना सीख लिया है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये स्ट्रक्चर्स किसी इंसान की असली बुद्धिमत्ता को सामने लाते हैं, या फिर ये बुद्धिमत्ता की कमी को छिपाने का एक बहुत ही खूबसूरत आवरण बन गए हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, जी, अगर हम सभी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से रखने लगें और एक दूसरे को गहराई से सुनने लगें, तो क्या हमारे समाज की बड़ी-बड़ी गलतफहमियां और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं? क्या बेहतर संचार ही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं की असली चाबी है? बाप रे, ये एक बेहद ही तीखा और विचारोत्तेजक सवाल है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम संचार की कला को इंसान की असली क्षमता से कैसे अलग कर सकते हैं, या क्या ये दोनों वास्तव में एक ही हैं? और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, ताकि अगली बार जब कोई भी किसी को बहुत ही सदैव और स्पष्ट ढांचे में बोलते हुए सुने, तो इस पर विचार कर सके। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने और गहराई से सुनने के लिए बहुत बहुत